हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 12th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मैं कोशिश करूंगी कि ये जो पूरा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम 3 से 4 लेक्चर में कवर कर लेंगे, राइट। एंड जो लास्ट के जो 2 लेक्चर्स थे, ठीक है, इसका जो पार्ट 10th और 11 था, उसमें हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे जो आपको इस स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहे होंगे। हमने लॉ ऑफ डिमांड का क्या एक्सेप्शंस है, लॉ ऑफ डिमांड में कर्व कैसे बनता है, उसका मूवमेंट क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, एंड क्रॉस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट। तो ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट के 2 लेक्चर्स में पढ़े हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर्स देख भी लिए होंगे। वैसे देख ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले हमारा जो डिमांड का जो फंडामेंटल है, लॉ ऑफ डिमांड है, जो कर्व का मूवमेंट है, शिफ्ट जो कर्व का है, वो सब क्लियर होना होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जरूर जो मेरा लेक्चर 10 एंड 11 है वो जरूर इस लेक्चर को देखने से पहले देख लें। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज के लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये 3 टाइप की होती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, 3 टाइप की होती है, जिसमें आज के लेक्चर में हम डिटेल में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह वो सब देखेंगे। और इसमें फिर 5 केसेस बनते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 0 हो, जब इन्फिनिटी हो, जब 1 हो, जब ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 1 हो। तो इसमें 5 केसेस बनते हैं। तो इन पांचों ही केसेस किन सिचुएशन में बनते हैं, इनका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, इनका कर्व कैसे बनता है, तो वो सब मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी। उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये जो डिमांड कर्व का स्लोप एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनमें क्या रिलेशन है, ठीक, ये देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। ठीक, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे चैनल पर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है। और स्क्रीन पे इस टाइम आपको जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे ही सब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में हैं। मैंने अपने चैनल पे आपके लिए 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं आज की तारीख तक, यानी नवंबर 2021 तक। और अभी बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में भी हैं। ठीक है, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप जरूर इनका फायदा उठाइए। इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना जरूरी है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो फिर चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या था। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था, इफ द अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, यानी अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हैं, देन उस केस में क्या होता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी जो प्राइस है प्रोडक्ट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी डिमांडेड का। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कम होती जाती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही कहा गया था लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो हमें लॉ ऑफ डिमांड से ये तो समझ में आ गया कि जैसे प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में वो क्या होगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक, ये तो हमें लॉ ऑफ डिमांड से पता चल गया। बट कितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी जो डिमांडेड है उस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, हाउ मच इंपैक्ट। ठीक है, तो उसका जवाब हमें यहाँ पे मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इलास्टिसिटी मतलब चेंज। ठीक है, कितना चेंज आएगा डिमांड में, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, एंड सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के चेंज होने से कितना चेंज आएगा डिमांड में। तो यही हमें पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ये बात समझ में आ रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्या मेजर करता है, इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड।
यानी किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना रिस्पॉन्ड करती है, कितना चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। जो प्रोडक्ट है उसकी खुद की प्राइस में अगर चेंज हो तो कितना चेंज होगा डिमांड, या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर चेंज हो तो कितना चेंज होगा, या प्राइस या चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। यही मेजर किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक, ये बात समझ में आई। देखिए लॉ ऑफ डिमांड में तो केवल ये बताया गया था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे प्राइस चेंज होगी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, लेकिन कितना चेंज होगा इसका जवाब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मिलता है। ठीक, अच्छा, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, डिमांड फंक्शन पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये वाला इक्वेशन दिखाया था ना कि dx इक्वल्स टू f, और ये 5 टर्म थे इंडिविजुअल डिमांड के केस में, यानी ये 5 फैक्टर्स थे जिन पे डिमांड डिपेंड करती है। ठीक है, ये दिखाया था। फिर उसमें यहां पर ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये सारे टर्म क्या है एक बार बता देती हूँ। px क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। pr क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। y क्या था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। t क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। e क्या था, एक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, ये 5 टर्म बताए थे। ये 5 क्या थे, डिटर्मिनेंट्स थे। इन ये जो 5 फैक्टर्स थे ये डिमांड को इफेक्ट डालते थे। ठीक, अब इसमें से ये जो 2 फैक्टर्स है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेड जो अवेलेबिलिटी है, दीज टू आर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, इनको आप नंबर के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। जो टेस्ट है या एक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी है, इसको आप नंबर के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ये दोनों क्वालिटेटिव है। जबकि जो स्टार्टिंग के ये जो 3 फैक्टर्स है ना, दिस इज क्वांटिटेटिव फैक्टर, ये क्वांटिटेटिव फैक्टर है, इनको आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए इन 3 के बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप की होती है। ये बात समझ में आई। इन्हीं 3 टर्म के, इन्हीं 3 फैक्टर के बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप की होती है। 3 फैक्टर कौन से हैं, एक है px यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसके बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा टर्म क्या है, y मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो उसके बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला क्या है, पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उसके बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बात समझ में आई। 5 फैक्टर थे लेकिन 2 क्वालिटेटिव, 3 क्वांटिटेटिव। तो इन्हीं 3 क्वांटिटेटिव के बेसिस पे 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। ये बात समझ में आ गई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो मेरे ख्याल से अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कितना चेंज आता है क्वांटिटी में, क्यू में कितना चेंज आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम, या बिकॉज ऑफ चेंज इन रिलेटेड गुड के कारण क्यू में, क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है। दिस वी मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने एक बार लिखा हुआ है, फिर से प्राइस रिवाइज कर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, वो इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, यानी रिलेटेड गुड या सब्स्टिट्यूट गुड जो होते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के चेंज के कारण, उनके प्राइस के चेंज के कारण जो मेन प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, तो वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 3 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। ठीक, अब चलिए आज के लेक्चर में मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये होता क्या है, तो ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी जो कमोडिटी है उसके ओन प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आए, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन
ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये डिग्री ऑफ चेंज बताता है कि डिमांड में डिग्री ऑफ चेंज कितना आया बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में चेंज किया, प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हुआ, जिसकी वजह से कितना चेंज आया डिमांड में, वो हमें पता चलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो मेथड है दैट इज परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और परसेंटेज चेंज मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, हम ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ऐसे कैपिटल ई, ठीक है, और ये छोटा सा डी, ठीक है, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। This is the formula for calculating price elasticity of demand. Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. ठीक है, और ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये केवल क्या लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड नहीं, ये केवल सिंबल है, ये शो करता है कि क्वांटिटी एंड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये केवल एक सिंबल है जो केवल ये शो करता है कि ये केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको मैग्नीट्यूड वाइज आपको नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर में चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। ठीक है, और इनको परसेंटेज में निकालना है तो ऊपर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमें परसेंटेज के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाई पी, और ये निगेटिव साइन है केवल सिंबल के लिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें डेल्टा क्यू क्या है, ये जो वर्ड है डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या है, दिस इज चेंज इन डिमांड। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्राइस। क्यू क्या है, क्यू इज द इनिशियल डिमांड। ठीक है, P इज द इनिशियल प्राइस, और ED क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, बहुत आसान है ना। इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इसके 5 सिचुएशन होते हैं, 5 केसेस होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ठीक है, वो क्या होते हैं केसेस, पहला केस है ईडी इक्वल्स टू इन्फिनाइट। दूसरा केस क्या है, पहला केस है ईडी इक्वल्स टू इन्फिनाइट, दूसरा केस है ईडी इक्वल्स टू 0, तीसरा क्या है ईडी इक्वल्स टू 1, चौथा क्या है ईडी ग्रेटर देन 1, पांचवा क्या है ईडी लेस देन 1। तो ये 5 केसेस होते हैं। जब ईडी इन्फिनाइट होता है इसका मतलब है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। ठीक है, ईडी जब 0 है यानी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। ईडी 1 है इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है। ईडी ग्रेटर देन 1 यानी इलास्टिक है, ईडी लेस देन 1 इन इलास्टिक है। कैसे है सब मैं अभी एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है जब ईडी इज इनफाइनाइट। ईडी क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ईडी इनफाइनाइट है इसका मतलब क्या है, चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो ईडी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ईडी इक्वल्स टू निगेटिव, ठीक, डेल्टा क्यू बाई क्यू डेल्टा पी बाई पी। यही फॉर्मूला था ईडी को कैलकुलेट करने का, ये फॉर्मूला अभी बताया था ना। तो ईडी अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर 0 है। अगर ईडी इनफाइनाइट है इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 0 है। ठीक है, यानी ईडी इज इनफाइनाइट इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसमें डिनोमिनेटर 0 है यानी डेल्टा पी इज 0, यही मतलब है ना। तो यही सिचुएशन होती है जो ईडी इनफाइनाइट है, यानी ये वो सिचुएशन है जिसमें स्मॉल या निग्लिजिबल चेंज हो प्राइस में। ठीक है, फिर भी देयर इज एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस में भले ही कोई चेंज ना करें, प्राइस कांस्टेंट रहे, प्राइस में कोई चेंज ना करें, फिर भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इनफाइनाइट चेंज आए। ठीक है, यानी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब चेंज, डिमांड जो है परफेक्टली चेंज हो रही है, जबकि यहाँ पे प्राइस नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो देखिए ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को प्लॉट किया, y एक्सिस पे प्राइस को प्लॉट किया। तो इसमें क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू 0 यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। जबकि इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे यानी प्राइस फिक्स है लेकिन क्वांटिटी क्या है,
क्वांटिटी चेंज हो रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये वो सिचुएशन है जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है। तो उस समय जो कर्व बनता है डिमांड कर्व, उसको क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, तो दिस इज द केस वन। इसका कर्व कैसे बन रहा है आपको रटना एकदम नहीं है, आप फॉर्मूले से जाइएगा। फॉर्मूला ईडी अगर इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो यानी डेल्टा पी जीरो, डेल्टा पी जीरो यानी प्राइस में वेरिएशन नहीं है, यानी आप सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, प्राइस में वेरिएशन नहीं है, क्वांटिटी चेंज हो रही है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज और है, दिस इज बिट इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन। ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। इसमें 5 केसेस मैं बताऊंगी, उसमें एक ये पहला केस और जो दूसरा केस है ना, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्राइस किसी भी कॉमोडिटी की वो फिक्स रहे, वो चेंज ही ना हो, और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इनफाइनाइट चेंज हो? तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। तो ये जो पहला केस है ना, दिस इज बिट इम्प्रैक्टिकल, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इस टाइप का जो कर्व होता है उसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। और ये किस सिचुएशन में आता है? जब प्राइस में स्मॉल या निग्लिजिबल चेंज हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज हो। ठीक है, तो दिस इज केस वन। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब ईडी इक्वल्स टू जीरो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो। तो देखिए फॉर्मूला क्या था? ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई क्यू डेल्टा पी बाई पी, ये है। अब ईडी अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर जीरो, न्यूमरेटर जीरो यानी डेल्टा क्यू जीरो, यानी चेंज इन क्वांटिटी इज जीरो, यानी प्राइस में चेंज होगा पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसे ग्राफ पे देखते हैं। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को प्लॉट किया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को प्लॉट किया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि प्राइस में चेंज होगा, क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। तो देखिए प्राइस में चेंज करें लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं, यानी एक वर्टिकल लाइन बनेगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, प्राइस बढ़ती जाएगी, ठीक है, या घटती जाएगी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व यानी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, डिमांड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये वो सिचुएशन है जहां पे प्राइस तो चेंज होती है बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, जैसे सपोज करिए किसी को, मतलब जो क्रिटिकल डिजीजेस में जो मेडिसिन, जो इंजेक्शन, जो ट्रीटमेंट यूज होता है, ठीक है, उसमें क्या है? क्वांटिटी इज फिक्स लेकिन उसकी प्राइस भले ही वेरी करे, ठीक है, उसकी प्राइस भले ही, मेडिसिन, इंजेक्शन, इन सब की प्राइस भले ही वेरी करे, लेकिन जो अगर किसी को उन मेडिसिन की जरूरत है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एक थोड़ा सा ले सकते हैं उसमें। तो दिस इज केस सेकंड। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 1। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, यानी फॉर्मूले पे देखते हैं, ईडी इक्वल्स टू 1 यानी डेल्टा क्यू बाई क्यू एंड डेल्टा पी बाई पी, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये 1 है तो यानी इसका मतलब क्या है? डेल्टा क्यू बाई क्यू एंड डेल्टा पी बाई पी क्या है? बराबर। ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर। तो अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो जब प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड 1 होता है तो उस केस में जो कर्व बनता है ना, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड 1 हो तो उस केस में जो डिमांड कर्व बनता है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक खास बात है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व होता है, इसमें जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं इस कर्व के अंडर में, इन सबका एरिया बराबर होता है। ये जो कर्व है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके अंडर में ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, ठीक है, एंड ये जो दूसरा एरिया है, इन दोनों का एरिया बराबर है। ठीक है, ये खास बात होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व के कि इसके अंडर में जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं उनका इक्वल एरिया होता है। ठीक, अब ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है डिमांड कर्व के अंडर में, जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो डिमांड कर्व है इसके अंडर में ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये P इंटू क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्सपेंडिचर, यही तो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? ईडी इक्वल्स टू 1।
ठीक, ये बात समझ में आई। तो इसीलिए जब ईडी इक्वल्स टू 1 होता है तो जो कर्व बनता है उस केस में दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो जो कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों? क्योंकि इस कर्व के अंडर में जितने रेक्टेंगल होते हैं उनका एरिया बराबर होता है। और एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। एक्सपेंडिचर क्या है? पी इंटू क्यू। और आपने देखा अगर ईडी इक्वल्स टू 1 हो तो डेल्टा पी बाई पी और डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या होता है? बराबर। ठीक, तो दिस इज केस 3। चलिए अब मैं केस 4 बताती हूँ। केस 4 क्या है? जब ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी जब ग्रेटर देन 1 हो, तो ईडी अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूला देखिए, डेल्टा क्यू बाई क्यू डेल्टा पी बाई पी ग्रेटर देन 1। ठीक, यानी अब इसको आप जरा इधर लेके जाइए, डेल्टा पी बाई पी यानी change in quantity demanded is greater than percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price। यही बन रहा है इससे, फॉर्मूले से। तो वही है, जब ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उस केस में जो आपका ग्राफ बनता है ना दैट इज मोर फ्लैटर, फ्लैट ग्राफ बनता है। देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे हम प्राइस को प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं। तो क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगा, ज्यादा चेंज होता है। तो इसका ग्राफ जो है ना वो ज्यादा फ्लैट बनता है। ठीक है, ये फ्लैट ग्राफ ऐसे करके बनेगा। जो कर्व डिमांड कर्व बनेगा दैट इज मोर फ्लैट। तो उस पे क्या होगा, जब आप प्लॉट करेंगे आप देखेंगे जो क्वांटिटी है उसमें ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू change in price। percentage change in quantity is more as compared to percentage change in price। ये किस में होता है? ये तब होता है जब ed is greater than 1। क्यों? क्योंकि ईडी ग्रेटर देन 1 अगर हुआ तो आप फॉर्मूला रखिए, ये फॉर्मूले को जब आप ऐसे करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कर्व होगा दैट विल बी मोर फ्लैट, वो कर्व उतना ज्यादा फ्लैट होगा। तो ईडी ग्रेटर देन 0 पे ऐसा कर्व बनता है। अब अगर ईडी लेस देन 0, ईडी लेस देन 1 हो तो केस 5 ईडी लेस देन 1 हो तो अगर ईडी लेस देन 1 है, अगेन फॉर्मूला देखिए, ईडी लेस देन 1 हुआ तो यानी डेल्टा क्यू बाई क्यू डेल्टा पी बाई पी दिस इज लेस देन 1, यानी डेल्टा क्यू बाई क्यू इज लेस देन डेल्टा पी बाई पी। ये हुआ, यानी चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, दिस इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यही है मतलब। देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक, तो यानी कर्व कैसा बनेगा, कर्व विल बी स्टीपर। कर्व क्या होगा, कर्व बनेगा स्टीपर डिमांड कर्व बनेगा। आप प्राइस को यहाँ पे प्लॉट करिए, क्वांटिटी को यहाँ पे प्लॉट करिए। चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, जब आप स्टीपर ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे जो प्राइस है उसमें ज्यादा चेंज होता है एज कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी। तो ये कब होता है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है। ठीक, तो ये थे इसके 5 केस। अब जरा मैं मतलब एक ही स्लाइड पे आपको जरा पांचों केस एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। पहला केस क्या था, ईडी इक्वल्स टू इन्फानाइट। ठीक है, उसमें हम जो डिमांड कर्व होता है उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक, क्यों ग्राफ ऐसा बनता है, याद है ना क्यों ग्राफ बनता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, यानी क्वांटिटी चेंज होती जाएगी पर प्राइस में कोई चेंज नहीं है। डेल्टा पी इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा पी इज कांस्टेंट। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है ईडी इक्वल्स टू 0। ईडी इक्वल्स टू 0 यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। यहाँ पे जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व बनता है और यहाँ पे जो ग्राफ बनता है दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन ऐसा ग्राफ बनता है। तीसरा केस क्या है, यूनिटरी डिमांड कर्व, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, यहाँ पे बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगला क्या है, ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 में फ्लैटर डिमांड कर्व बनता है। अगला क्या है, ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 में स्टीपर डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, इनइलास्टिक डिमांड कर्व, और इसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड कर्व। तो ये आपके 5 केसेस बनते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में।
ठीक, इस पे एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं और स्पेशली ईडी इक्वल्स टू 1 पे बहुत पूछे जाते हैं। ईडी इक्वल्स टू 1 में कैसा डिमांड कर्व बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक, अब जरा अगर एक ही ग्राफ में मैं पांचों केसेस दिखाऊं तो ऐसे करके दिखाया जा सकता है। ये एक्स एक्सिस है, इस पे क्वांटिटी दिखाया, इस पे प्राइस दिखाया। ईडी इक्वल्स टू 0 है तो ये बना, ईडी इक्वल्स टू लेस, ईडी लेस देन 1 है तो ये बना, ईडी इक्वल्स टू 1 है ये, ईडी ग्रेटर देन 1 है तो क्या बताया था? फ्लैटर बताया था ना, तो ये कर्व क्या होगा? फ्लैटर होता जाएगा। और ईडी इक्वल्स टू 1 होगा तो ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ना, तो यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन शो की है, ठीक है। और ईडी लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? स्टीपर बताया था ना, तो स्टीपर कर्व बनेगा। और ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक ही ग्राफ पे प्लॉट करूं पांचों केसेस तो कुछ ऐसा करके ये पूरा पांचों केसेस ऐसे आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि हायर द ईओडी, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ये जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जितनी हाई होती जा रही है उतना ही कर्व क्या होता जा रहा है? फ्लैट। ईडी जब 0 है, ठीक है, तो कर्व क्या है? वर्टिकल लाइन। ईडी लेस देन 1 हुआ तो कर्व थोड़ा इधर गया, 1 हुआ तो इधर गया, ग्रेटर देन 1 हुआ तो इधर गया, और जब इनफाइनाइट हुआ तो कर्व पूरा फ्लैट हो गया, ठीक है। तो हायर द ईओडी फ्लैटर द कर्व, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो चलिए, आज का लेक्चर, ये ऑलरेडी लेक्चर काफी लेंदी हो गया है, मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में जो 2 पॉइंट बच रहे हैं ना, स्लोप ऑफ कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप, एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट डालते हैं, वो पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, एंड आई होप जो आज मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, ठीक है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।